डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। उमाशंकर जी, ठीक है, बीजेपी से तो यह सवाल उठेगा कि आप कास्ट सेंसस से भागते क्यों हैं, लेकिन आपसे भी सवाल उठेगा कि आपने जब 2010-11 में जो आपने कास्ट सेंसस करवाया था, करोड़ों रुपए खर्च किए, वो डेटा आप रिलीज नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में राज्य भी कर सकते हैं, बिहार ने कर दिखाया। तो आपने कर्नाटक में जब आपकी सिद्धारमैया की सरकार 2015 में थी, 170 करोड़ रुपए खर्च करके आपने जातिगत जनगणना करवाया। उसके बाद दोबारा 2018 में कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बनाई, आपने जारी नहीं किए आंकड़े, क्यों नहीं किए? देखिए प्रत्युष जी, पहली बात तो 2011 सेंसस हुआ, वो जारी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम तकनीकी त्रुटियां थी। 5 लाख से ज्यादा उसमें गोत्र आ गए थे, 5000 से ज्यादा उसमें जातियां आ गई थी। ये तमाम तरीके की तकनीकी खामियां थी, क्योंकि कास्ट बेस्ड सर्वे पहली बार हुआ था। उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, उसको राज्यों को भेजा गया कि इसमें जो त्रुटियां हैं उसको कृपया करेक्ट करके लाइए, और उसको आवाज कट गई। हाँ उमाशंकर जी बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पटल पे क्यों नहीं रखा? कर्नाटका में हमने कराया, कर्नाटका में भी ये खामियां थी, सिद्धारमैया जी ने कराया। सिद्धारमैया जी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने उसको कराया। अब जिम्मेदारी तो इनकी थी, इन्होंने सरकार कर्नाटका में भी बनाई, इन्होंने सरकार केंद्र में भी बनाई, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? मैं ये पूछ रहा हूं। बीजेपी से तो सवाल किए जाएंगे और किए भी जा रहे हैं कि आप आखिर जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब करवाया केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उसको जारी क्यों नहीं करवाया? वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसमें समय लग रहा था प्रत्युष जी। सभी राज्यों को 5 लाख से ज्यादा गोत्र उसमें आए थे। अब 5 लाख ओबीसी की जातियां तो नहीं हो सकती। 5 लाख जातियों को अगर हम रखेंगे तो किसको क्या मिलेगा? ये तकनीकी खामियां थी। तकनीकी खामियां थी। हमने कराया, प्रत्युष जी मेरी बात आ जाए, काफी बातें हुई। हमने कराया, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था जब वो तकनीकी सुधार होके दोबारा आया था, उसको इनको पटल पे रखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने हमसे कहा हमने ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। मान्यवर राजस्थान अशोक गहलोत जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, सिद्धारमैया जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री हैं। ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया। आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? आपने ओबीसी समुदाय के कमलनाथ जी के पीठ में छुरा घोंपकर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को आपने गिराने का काम किया। आपने महिला आरक्षण कांग्रेस के कारण आपको लाना पड़ा, लेकिन आपने ओबीसी महिलाओं को उसमें आरक्षण नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने ओबीसी जाति के अभ्यर्थियों को कोर्ट में पैर रखने के लिए आपने मजबूर कर दिया। कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, आपने उनके साथ छल किया। और ये जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ बेचे जा रहे हैं, उसमें आरक्षण पाने वाली जातियों का ही तो नुकसान हो रहा है। अगर भेल रेल गेल आप बेच दोगे तो आरक्षण ही तो मारा जाएगा। ये किसके साथ आप धोखा कर रहे हैं? मनरेगा का आप मजाक उड़ाते हो लोकसभा में, ये किसके साथ आप मजाक कर रहे हैं? कोरोना काल में मैं आ रहा हूं मनोज जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन घनेंद्र भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। धोखा करते हो आप ओबीसी विरोधी हो, आप महिला विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो। हमने क्यों शुरू में दिखाया था घनेंद्र भारद्वाज, वो आंकड़े हमने क्यों दिखाए थे कि ओबीसी वोटर्स किस तरह से किस ओर स्विंग किया ओबीसी वोटर्स। और अब देखिए जब हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, तो इसमें भी ओबीसी की बात हो रही है। किस स्टेट में कौन सा सीएम ओबीसी है, देश के पीएम ओबीसी है, कुल जमा घूम फिर करके ओबीसी। घनेंद्र भारद्वाज। देखिए प्रत्युष जी, मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का कहा कि जो लोग संवैधानिक पदों पे हैं उन्हें सीधे सीधे राजनीति में नहीं रहना चाहिए और उन्हें राजनीतिक दल से हटके काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही इस थ्योरी को पूरा गलत साबित करते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का तो समझ लो कि वो राजनीतिक दल से आते हैं तो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर चल रहे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त जो गवर्नर है, जो राज्यपाल जैसा जो संवैधानिक पद है, जो उपराज्यपाल जैसा संवैधानिक पद है, ये तमाम राज्यपाल और उपराज्यपाल भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग राज्यों में काम करे। दिल्ली में विनय सक्सेना उतना काम नहीं करता जितना इनका वीरेंद्र सचदेवा नहीं करता। रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झंडा लेके विनय सक्सेना खड़ा रहता है, रोज दिल्ली सरकार की फाइलों को उठा के सीबीआई ईडी को भेजता है, रोज दिल्ली सरकार के कामों को रोकता है, रोज दिल्ली की डेवलपमेंट। तो आप इतने घोटाले करते क्यों हैं भाई? आप शिक्षा के नाम पर शराब का कारोबार क्यों करते हैं भाई? आप 50 करोड़ का घर क्यों बना लेते हैं? जो बच्चों की कसम खाते थे कांग्रेस के साथ नहीं लेंगे, वो कांग्रेस के गोद में बैठ कर खेल रहे हैं। आप 50 करोड़ का घर बना लेते हैं, आपको घर नहीं लेने वाले थे, आप गाड़ी नहीं लेने वाले थे, आप बंगला नहीं लेने वाले थे, आप शिक्षा की बात करते हैं और शराब का धंधा करते हैं। आधा आपके साथ पौवा देश की संवैधानिक को जमानत नहीं दे रही। प्रत्युष, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का। एक सेकंड तमीज भी तो होती है। गणेंद्र जी आपने कुछ सवाल किया, मैं एक सेकंड, अभी आप बीजेपी से जवाब ले लीजिए, काउंटर कर दीजिएगा आप। मेरी बारी में आपको क्या मिर्ची और लग रही है आपको? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने धनंजय को सुना, सारे लोग सुन रहे हैं, धनंजय बीच में कैसे टोका टाकी? धनंजय जी जरा सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा, पूरा समय मिलेगा। देखिए प्रत्युष जी दोनों 1-to-1 जवाब देने दीजिए, जो 3 लोग हैं। हाँ बोलिए। अरे यार दे तो दिया, कितना टाइम पूरी डिबेट ले जाओगे क्या प्रत्युष जी की? दे तो दिया, कितना टाइम लोगे? नहीं, मेरे डिबेट में कोई एक प्रवक्ता पूरी डिबेट अपने साइड नहीं ले जा सकता। मैं देखिए यहाँ सबका इस बराबर हिसाब होता है, बराबर वक्त मिलता है। जी प्रत्युष जी, डिबेट का पूरा प्रोटोकॉल है, जो आदमी बोल रहा है जब आप अपनी बात पूरी कीजिए। गणेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, मैं जवाब लूंगा बीजेपी से। मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी राज में संवैधानिक संस्थाओं को न सिर्फ कुचला जा रहा है, बल्कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया, दिल्ली में विनय सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम कर रहा है, रोज अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकता है, रोज दिल्ली के कामों को रोकता है, रोज अरविंद केजरीवाल की फाइल उठा के सीबीआई ईडी को भेजता है। पंजाब का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रोज भगवंत मान के कामों की फाइल उठा के सीबीआई ईडी को भेजता है, रोज पंजाब के काम रोकता है। तमिलनाडु का राज्यपाल रोज स्टालिन के काम रोकता है। गणेंद्र जी मैं बीजेपी से जल्दी से जवाब ले लेता हूं, एक सेकंड। गणेंद्र जी धनंजय जी, आप संवैधानिक संस्थाओं का, सरकारी मशीनरियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं अपोजिशन पार्टी को। प्रत्युष जी, आम आदमी पार्टी के मंत्री लाइन से जेल जा रहे हैं और कोर्ट उन्हें बेल नहीं दे रहा है, तो आप विधायिका पे सवाल उठा रहे हैं, कार्यपालिका पे उठा रहे हैं या न्यायपालिका पे उठा रहे हैं? आपको जब कोर्ट कहती है कि इट सीम्स इट इज ए पीएमएलए केस, यह हाई कोर्ट का अपना वर्डिक्ट है कि इनके मंत्री पीएमएलए केस में इन्वॉल्व है, इनके मंत्री को सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, जमानत नहीं दे रहा है, और फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। इस देश के कानून संविधान से ऊपर है आप। अरविंद केजरीवाल 15 नेताओं की सूची लेकर घूमते थे कि ये सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे भ्रष्ट, आज सबके गोद में बैठे हुए हैं और उन सबसे लिखित माफीनामा किया है। भारत नहीं, दुनिया की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से अधिक माफीनामे किसी ने नहीं लिखे, पहले मैं दावे से कह रहा हूं। दूसरी बात, जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, तब आप बंगला बना रहे थे, और जब आपने कुछ किया ही नहीं तो जांच से आज कहा, जांच किया से तो सांस निकल के आएगा, आप सांस से क्यों डर रहे हैं? और अजब रिवाज है आपका, शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का, आधा के साथ पौवा फ्री। दुनिया में पहली बार शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही रहा, और वो जेल की हवा खा रहा है। कोर्ट न्यायालय उसको जमानत नहीं दे रही है, और आप कहते हैं कि बेहतर शिक्षा मिल जाए। नैक कैटेगराइजेशन में नीचे चला गया, लड़कों के रिजल्ट नीचे गिर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नंबर 1 शिक्षा मिले, नंबर 1 प्रदेश बने। अरे मुनाफत और श्रीवास्तव सर, आपके पास आ रहा हूं दोबारा से। आदमी को कांग्रेस ने जातिगत जनगणना, ओपीएस सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको दोबारा से लागू करने की बात की है। हिमाचल, कर्नाटक में इसी के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, यह कांग्रेस के नेताओं का भी मानना है, और वही कार्ड कांग्रेस दोबारा खेल रही है। हमने रामलीला मैदान में देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों का किस तरह जमावड़ा लगा था। क्या ये 5 राज्यों में इसका असर होगा? हालांकि 2 राज्यों में पहले से लागू है ये, लेकिन एमपी या तेलंगाना में नहीं है। कांग्रेस करी आएंगे तो इसको लागू कर देंगे।
देखिए, राजनीति का स्तर अब भगवान जाने किस कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा। आज से 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक से जो जितने लोन होने थे उसके में शर्त लगाई जाने लगी थी कि आप बिजली पानी बंद कीजिए, बिजली सस्ती देना बंद कीजिए, बिजली पर सब्सिडी बंद कीजिए। और अब तो सिर्फ सब्सिडी का खेल दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से दोनों तरफ से दिया जाने लगा। पेंशन बंद किससे की थी 20 साल पहले, और पेंशन बंद करने के बाद अब फिर पेंशन शुरू करने का प्रोसेस शुरू हो गया उसी कांग्रेस के दौर में। पेंशन शुरू तो हो जाएगी, ये 4 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से, ये जरा कोई पूछ के बताए इनसे। अभी आलम यह है कि कर्नाटक में 5 गारंटियां लागू हो गई हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो हैं DK शिव कुमार आके सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अब कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं है। अब अगर हर राज्य सत्ता पाने के लिए पेंशन देने शुरू कर देगा, OPS को लागू कर देगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो होगा क्या मुझे समझ में नहीं आता। इस देश का कहाँ कहाँ क्या चीजें जाएंगी। सत्ता पाने के लिए आप हर आदमी फ्री की राजनीति कर रहा है, पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। और पब्लिक को तो लगता है ना कि हाँ मिलेगा, हमें कुछ मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। नेता तो अपना खा पी लेते हैं पूरी तरीके से। तो क्या मनोज यादव जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है? क्योंकि इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत ही भयावह है। पैसे आएंगे कहां से? आपने चलिए पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, लेकिन आपके पास उतना राजस्व, उतने पैसे कहां से आएंगे? और आपको अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चलाना है आपको। मेरे ख्याल से अक्कू जी का जो अनुभव है बड़ा है। इस पैनल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अनुभव है। देश का बजट बढ़ गया और ये 5 ट्रिलियन की बात प्रधानमंत्री करने लगे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। GDP पता नहीं ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंच गई है। और पैसा तो इतना है कि यहाँ पे जब बैंकें नहीं संभाल पाती हैं तो इस देश के चोर, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चोर उद्योगपति लेके भाग जाते, अय्यासी करते विदेशों में, और मोदी सरकार कुछ भी नहीं कहती। चलो अगर दिक्कत है तो अक्कू जी मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, आप ही कह दीजिए, आपको तो जानते होंगे, मैं तो विपक्ष का हो सकता मेरी बात ना माने। विदेशों में स्विस बैंक में बहुत पैसा जमा है, इतना पैसा जमा है, अगर वो पैसा आ जाएगा तो ये देश पता नहीं कहां से कहां हो जाएगा। ये जो मैं अल्फाज कह रहा हूं ये आपने 14 में सुना होगा, लेकिन उसके बाद आपने नहीं सुना होगा। तो ये कुछ तो ऐसा करिए जो जिनको पेंशन मिलेगी, जिनको महंगाई चीज़ों से सस्ती में मिलेगी या फ्री में मिलेगी, उनको मुफ्त में कोई नहीं देता है, वो भी टैक्स देते हैं। वो अलग बात की डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं क्या? इस देश का आम जनमानस का पैसा इस देश के आम जनमानस के लिए खर्च होता है। एक बात और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितना बेहतर मॉडल हमने स्थापित किया था। हम तो सब कुछ बना रहे थे, हम बहनों को भी पैसा दे रहे थे, बच्चों को लैपटॉप भी दे रहे थे मुफ्त, उसके साथ साथ मेट्रो भी बना रहे थे और भी सड़कें बना रहे थे, हम अस्पताल भी बना रहे थे। हमें तो नहीं कहीं कंगालियत आई। लेकिन हाँ, इस तरह के राजनीतिक दल है, जब दूसरा कोई कुछ देने लगता है तो फिर सिंहासन समय इजाजत दे रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जनता ने सभी के वादे और दावे सुने और अभी सुन भी रही है, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फाइनली वो मैनिफेस्टो भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दूं कि सबका हिसाब होगा में शाम 6 बजे जब आप जुड़ते हैं तो उसमें हम 3 सवाल पूछते हैं। और देखिए, जो हमने 7 अक्टूबर को सवाल पूछे थे, लकी विजेता अनुष्का चौधरी गाजियाबाद से, सुमित प्रताप सिंह सोनीपत हरियाणा से, इन दोनों को शानदार घड़ी इनाम में मिली है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो हर दिन शाम 5:55 पर हमसे जुड़िए। सबका हिसाब होगा में आप बहस देखिए और साथ ही जो 3 सवाल नीचे फ्लैश होते हैं उन पर गौर फरमाइए और उसके सही जवाब व्हाट्सएप नंबर जो नीचे फ्लैश होते हैं उसमें दीजिए और आप भी बनिए हकदार उस शानदार घड़ी का। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र। शिक्षा में ऐसी